आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि आपको अपने आसपास की कंट्रीज की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगा। भारत में कभी मिलिट्री coup क्यों नहीं हुआ? ये सवाल काफ़ी इंट्रीगिंग है, खासकर जब हम अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को देखें, जहाँ पे मिलिट्री ने अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश की है। तो आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे पास कोई ऐसी यूनिक स्टेबिलिटी है या फिर कोई और वजह है जिससे भारत को मिलिट्री coup का सामना नहीं करना पड़ता? आज की वीडियो में हम ना सिर्फ ये समझेंगे कि पाकिस्तान जैसे देश में मिलिट्री coup कैसे होते हैं, बल्कि लाहौर सिचुएशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे जहां मिलिट्री ने अपनी पावर को एस्टैब्लिश किया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में वो क्या रीजंस है जो मिलिट्री को कभी पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने का मौका नहीं देते। हम बात करेंगे उन प्रोएक्टिव स्टेप्स की जो पंडित नेहरू की सरकार ने उठाए, जिससे मिलिट्री को अपने रोल समझने में मदद मिली और देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था 1958 का मिलिट्री coup जो जनरल अयूब खान की लीडरशिप में हुआ। ये पाकिस्तान का पहला मिलिट्री coup था जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिस्प्लेस करके मिलिट्री ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें लाहौर पर फोकस करना होगा, जहां इस पूरे प्रोसेस का एक मेजर इम्पैक्ट दिखा। 1958 के coup के दौरान लाहौर एक स्ट्रेटेजिक और सिंबॉलिक सेंटर था। जब जनरल अयूब खान ने पावर सीज की तो सबसे पहला स्टेप ये था कि लाहौर जैसी मेजर सिटीज में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए। आर्मी ने तुरंत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया और अपने लॉयल ऑफिसर्स को की पोजीशन पर अपॉइंट किया। लाहौर में मिलिट्री ने हर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग और ऑफिसेज पर अपना कब्जा कर लिया। मिलिट्री ने सिर्फ पावर ही नहीं ली बल्कि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमेज को भी अपने फेवर में यूज किया। आर्मी ने नए बिल्डिंग्स बनवाने का काम शुरू किया, रोड्स इंप्रूव हुई, नए पार्क्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस बनाए गए और इवन ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की गई। ये एक साइकोलॉजिकल मूव था जो पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि लोग मिलिट्री रूल को एक्सेप्ट करें। लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया। पार्टीशन के साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम्स का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। दोनों कंट्रीज की आर्मीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लेगेसी का हिस्सा थी, एक प्रोफेशनल फोर्स जो कॉलोनियल रूल के टाइम पर बनी थी। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने एक वीक पॉलिटिकल सेटअप के साथ अपनी जर्नी शुरू की। उनके लीडरशिप स्ट्रक्चर फ्रेजाइल था और मिलिट्री ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगी। वहीं इंडिया में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे लीडर्स ने एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फाउंडेशन बनाया। नेहरू गवर्नमेंट ने इंडियन मिलिट्री को डेमोक्रेसी के अंदर रखने के लिए क्लियर बाउंड्री सेट की। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. कैरियप्पा ने हमेशा एम्फेसाइज किया कि मिलिट्री का रोल स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस तक लिमिटेड रहे। पार्टीशन के समय रहने वाले कम्युनल राइट्स के टाइम भी इंडियन आर्मी को सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर डिप्लॉय किया गया, जिससे एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि आर्मी गवर्नेंस के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगी। 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और डेमोक्रेसी ऑफिशियली स्टैब्लिश हुई। इंडियन मिलिट्री को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉयल और डिसिप्लिन रखा गया। सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल को और रीइंफोर्स करने के लिए मिलिट्री के बजट्स और उनका ऑपरेशनल ऑटोनॉमी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने ये इंश्योर किया कि सिविलियन लीडर्स डिफेंस मिनिस्ट्री और पॉलिसी मेकिंग का कंट्रोल रखें और मिलिट्री अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज तक लिमिटेड रहे। इस पीरियड में सैलरीज और पर्क्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, जो पहले ब्रिटिश एरा में काफी हाई और एलीट लेवल की थी। ये एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल स्टेप था जिससे मिलिट्री को पावर और प्रिविलेज के टेम्पटेशंस से दूर रखा गया। 1962 के चाइना वॉर के बाद इंडियन मिलिट्री की वीकनेसेस समझ में आई और एक लार्ज स्केल रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुआ। इस रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान भी सिविलियन लीडर्स ने इंश्योर किया कि मिलिट्री के पास ऑटोनॉमी हो, लेकिन वो कभी पॉलिटिकल पावर के लिए इंटरफेयर ना करें। ये रिफॉर्म्स मिलिट्री के प्रोफेशनलिज्म को इनहांस करते गए, लेकिन उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को चेक करते रहे। 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का पहला मिलिट्री coup किया, जो सिविलियन गवर्नेंस की फेलियर का रिजल्ट था। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश लेगेसी का डिसिप्लिन्ड अप्रोच और स्ट्रॉन्ग सिविलियन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की वजह से मिलिट्री को हमेशा एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में रखा गया।
इंडियन आर्मी को क्लियर ट्रेनिंग दी गई और उनका लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के प्रति है, ना कि किसी इंडिविजुअल लीडर के प्रति। 1970s तक इंडियन डेमोक्रेसी अपने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की वजह से मैच्योर हो चुकी थी। वहीं पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में मिलिट्री कूप्स एक रेगुलर फिनोमेना बन गए थे। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने हर क्राइसिस का सलूशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू निकालने की कोशिश की, चाहे वो इमरजेंसी पीरियड हो या कम्युनल टेंशंस। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और सोल्जर्स को हमेशा ये सिखाया गया कि उनका रोल सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर काम करना है। ये प्रोफेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के साथ मिलकर मिलिट्री कूप्स को इम्पॉसिबल बनाते गए। इसके अलावा इंडियन आर्मी का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है उसकी डाइवर्सिटी। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें हर रिलीजन, रीजन और एथनिसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। सोल्जर्स पंजाब, राजस्थान, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जैसे अलग अलग रीजन से आते हैं। ये कल्चरल और रीजनल मिक्स एक यूनिटी क्रिएट करता है और किसी एक ग्रुप या फैक्शन के डोमिनेट करने के चांसेस को एलिमिनेट करता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर भारत को मिलिट्री कूप्स से बचाने में हेल्पफुल रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखनी जरूरी है कि स्टेबिलिटी और पीस भारत में है वो परमानेंट नहीं है। हमें अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करना होगा और आर्मी को अपने डिफाइंड रोल्स में रखना हमेशा जरूरी होगा। इसको बनाए रखने के लिए हमारे सिटीजन्स को भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अपने राइट्स के लिए हमेशा अवेयर रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।